टॉपिक है हम लोगों की प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य। प्रागैतिहासिक मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों को किस उद्देश्य से बनाया, इस संदर्भ में डॉक्टर राय कृष्ण दास डॉक्टर राय कृष्ण दास का मानना है कि प्रागैतिहासिक मानव ने अपने आसपास के वातावरण पर अपनी स्मृति को बनाए रखने, अपने आसपास के वातावरण पर अपनी स्मृति को बनाए रखने, अपने आसपास के वातावरण पर अपनी विजय के इतिहास को बनाए रखने और अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रागैतिहासिक मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाया। तो किस उद्देश्य से प्रागैतिहासिक मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाया? तो राय कृष्ण दास का जो विचार है वो मान्य है, 3 उद्देश्य से बनाया है। नंबर 1, आसपास के वातावरण पर अपनी स्मृति को बनाए रखने। नंबर 2, आसपास के वातावरण पर अपनी विजय के इतिहास को बनाए रखने। नंबर 3, अपनी अमूर्त भावना को मूर्त रूप में व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रागैतिहासिक मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाया। इनमें से जो अमूर्त भावना को मूर्त रूप में व्यक्त करना उद्देश्य है, इसके अंतर्गत जादू, टोटका ये सब भी आ जाते हैं। और माना जाता है कि जो प्रागैतिहासिक मानव था उसने विविध ज्यामितीय प्रतीकों जैसे त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, स्वास्तिक आदि विविध प्रतीकों के माध्यम से अदृश्य शक्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया था। शिकार पर जाने से पहले प्रागैतिहासिक मानव संभावित शिकार का चित्र बनाता था और उस पर कुछ जादू टोटका करके विश्वास करता था कि जिस पशु को अंकित करके उस पर कुछ जादू टोटका कर दिया जाता है वो शीघ्र ही उसके नियंत्रण में आ जाता है। साथ ही ये भी संभव है कि शिकार पर जाने के पहले संभावित शिकार का चित्र बनाकर उनके जो भी टीचर, तांत्रिक, ओझा आदि रहे होंगे वो शिकारियों को शिकार के अंगों पर प्रहार करने की तकनीक सिखाते रहे होंगे, मतलब चित्र बना के शिकार का बताते रहे होंगे
यहाँ पे वार करोगे तो जल्दी से शिकार नियंत्रित हो जाए। ये रहा प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य। और एक पॉइंट ये जानिए कि राय के दास के अनुसार प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य क्या था। तो तीनों पॉइंट जानते रहते, निगेटिव उत्तर बने क्या नहीं था। तो आसपास के वातावरण की स्मृति को बनाए रखना, आसपास के वातावरण को अपनी विजय के इतिहास को बनाए रखना और अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करना प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य रहा होगा। इसके अलावा अगर दे रहे हैं तो वो नहीं रहा होगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने की विधि या परविधि। प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने की विधि या परविधि। तो आप देख चुके हैं जो प्रागैतिहासिक मानव है उसका ज्यादातर समय खुले आसमान में व्यतीत होता था। मतलब प्रागैतिहासिक मानव का प्रकृति से निकट का संपर्क था और जब भी उसमें अपनी अमूर्त भावनाओं को व्यक्त करने की इच्छा जगी होगी, जब भी उसमें अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करने की इच्छा जगी होगी, तब उसने पर जब उसमें इस तरह की इच्छा जगी होगी तब उसने चट्टानों की सतहों को चित्र धरातल के रूप में प्रयोग किया हो। मतलब प्रागैतिहासिक चित्र चट्टानों की सतहों पर बनाए गए। जमीन पर आसानी से उपलब्ध खनिज रंगों जैसे कोयला, खड़िया, गेरू, इन सब का रेखांकन और चित्रण के लिए प्रयोग किया होगा। मतलब प्रागैतिहासिक मानव किन रंगों का प्रयोग करता था? जमीन पर प्राप्त खनिज रंगों का। साथ ही उसने किसी बड़े पशु के पुट्ठे का प्रयोग प्लेट के रूप में किया होगा। आसानी से उपलब्ध पशुओं की चर्बी में रंग घोला होगा। मतलब प्रागैतिहासिक मानव रंगों को किसमें घोलता था? चर्बी में। बांस या बांस की ही तरह किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या बांस की ही तरह किसी रेशेदार लकड़ी को खेत कर मतलब खूब कूट कर उससे तूलिका या बरस बनाया होगा और फिर विविध रेख चित्रों को या विविध आकृतियों को उसने रेखाओं के द्वारा अंकित किया। और इस तरह से जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो रेखा चित्र की श्रेणी में
आते हैं। आगे देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं उनमें रंग बिल्कुल सपाट ढंग से भरे गए, यद्यप कहीं कहीं पर गोलाई और उभार भी दिखती है। गोलाई और उभार भी दिखती है। और प्रागैतिहासिक मानव जो है वो रंग भरने के लिए देख रहे होंगे रंगों को चर्बी में घोल रहा है। चर्बी का मतलब हो गया तेल। सायल रंग, सायल रंग पद्धति का प्रयोग किया। साथ ही कहीं कहीं पर उसने क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग किया है, मतलब छापा चित्र भी किया है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक चित्रों में संभव है कि स्प्रे पेंटिंग, जल रंग का भी प्रयोग हुआ होगा। स्प्रे पेंटिंग, जल रंग का भी प्रयोग हुआ होगा। और अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की जो प्रविधि है इससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे। तो ये क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर बने। आंसर होगा चट्टानों की सतहों पर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग प्रयोग हुए हैं। तो जमीन पर, बल्कि इस तरह कहिए प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग प्रयोग हुए हैं, तो आप कहेंगे जमीन पर आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक रंग, जमीन पर आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक रंग जिसके अंतर्गत उसने ज्यादातर खनिज रंगों का प्रयोग किया। अब यहाँ दो चीज ध्यान दीजिए कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ। अगर प्राकृतिक रंग विकल्प में है तो सबसे अच्छा विकल्प है, वो नहीं है तब आप कहेंगे खनिज रंग। तीसरे देख रहे होंगे प्रागैतिहासिक मानव जो है, जो रंग है उन्हें चर्बी में घोलता था। यहाँ भी एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि प्रागैतिहासिक मानव रंगों को किसमें घोलता था। चर्बी में। अगला, प्रागैतिहासिक चित्रों को किस श्रेणी में रखा गया है। रेखा चित्रों की श्रेणी में रखा गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रागैतिहासिक चित्रकला में किन विधियों का प्रयोग हुआ है या किनका प्रयोग नहीं हुआ। तो प्रयोग इन सब का हुआ है, सबका हुआ है। इसका नहीं हुआ है तो निगेटिव क्वेश्चन में जैसा विकल्प रहे, हो सकता वाष्प पद्धति दे दे, एक्रेलिक पद्धति या एक्रेलिक रंग दे दे। एक्रेलिक आधुनिकतम पद्धति है, वाष्प पद्धति भी बाद की बहुत है। ये सब संभव नहीं है, लेकिन
इन सब का प्रयोग हुआ। ये हो गई प्रागैतिहासिक चित्रकला की परविधि। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय मतलब जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो किसके चित्र हैं, माने क्या क्या प्रागैतिहासिक चित्रों में बनाया गया, और जो कुछ बना है वही प्रागैतिहासिक चित्रकला की विषय या विषय वस्तु कहा जाएगा। आप देखेंगे जो प्रागैतिहासिक मानव है इसकी जीविका का मूल स्रोत बस पक्षियों का आखेट था और बस पक्षियों का आखेट करना ही उसकी मुख्य दिनचर्या भी थी। मतलब उसके जीवन का जो चरम उद्देश्य था यही था कि वो किसी जानवर को मार ले। उद्देश्य क्या, दिनचर्या करिए, प्रागैतिहासिक मानव की जो दिनचर्या थी यही थी कि वो शिकार के पीछे भागता रहे, शिकार मिल जाए तो उसको मार करके उधर पूर्ति करे। तो इस तरह से जो प्रागैतिहासिक मानव है उसकी जीविका का मुख्य स्रोत आखेट है और पशु पक्षियों का आखेट ही उसकी मुख्य दिनचर्या भी थी। ऐसे में आखेट या शिकार प्रागैतिहासिक चित्रकला का मुख्य उद्देश्य था। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था, आखेट या शिकार। आखेट के दृश्यों में ज्यादातर दृश्य पशुओं के आखेट के पाए गए और पशुओं के आखेट में देखेंगे एक विद्वान है डॉक्टर C.H. गार्डन, और गार्डन का विचार मान्य विचार है कि चित्रण की अधिकता की दृष्टि से सबसे अधिक चित्रण जो है वो हिरनी, हिरन, सांभर, बारहसिंगा का हुआ। दूसरे स्थान पर वृषभ मतलब बैल को चित्रित किया गया। चौथे स्थान पर गैंडे को और पांचवें स्थान पर घोड़े को चित्रित किया गया। बाकी कुत्ते को छोड़कर जो भी पशु मिले उन सबको तीसरे स्थान पर रख दिया जाए। मतलब शेर, व्याघ्र, चीता, हाथी, मगरमच्छ, छिपकली,
मैंने जो भी कुछ और मिले खरगोश वगैरह वो सब तीसरे स्थान पे रख दिया जाए। अब एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वाधिक किन पशुओं का अंकन हुआ है? तो हिरण प्रजाति के पशु जो हैं ये सबसे अधिक चित्रित है। ये जनरल क्वेश्चन, बाकी तो कुछ भी बना सकते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों में चित्रण की अधिकता के दृश्य से घोड़ा किस स्थान पर है, गैंडा किस स्थान पर है, खुद बनाने कुछ भी बने, लेकिन जनरली यही बनता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में चित्रण की अधिकता की दृष्टि से सबसे अधिक किन पशुओं का चित्रण हुआ है? तो हिरनी, हिरन, सांभर, बारह, सिंघक। इसके साथ ही जानेंगे कहीं कहीं पर शिकारी कुत्ते को भी चित्रित किया गया। पांचों श्रेणी नहीं आए, चाहे तो आप छठवां बना सकते हैं, लेकिन श्रेणी इन्होंने गार्डन में पांचे बनाया है। और आगे कहेंगे कहीं कहीं पर शिकारी कुत्ते का भी चित्रण मिल जाता। आगे देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्र जो है प्रागैतिहासिक चित्र जो है उनमें से पंचमढ़ी, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, मानिकपुर, बांदा, मिर्जापुर क्षेत्रों में घोड़े का चित्रण अधिक हुआ और इनमें भी सबसे अधिक घोड़े पंचमढ़ी में चित्रित किए गए हैं। इसके विपरीत रायगढ़ क्षेत्र में अश्व चित्रण सामान्यतया नहीं पाया जाता। अब आपको सब याद हो तो बहुत अच्छा है कि पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, मानिकपुर, बांदा, भोपाल में अश्व चित्रण मिल पाया जाता है। जिसमें सबसे अधिक अश्व चित्रण कहाँ मिला है? पंचमढ़ी में। इस क्षेत्र में अश्व चित्रण नहीं मिलता या लगभग नहीं मिलता, तो रायगढ़ में। एक क्वेश्चन यहां से बने। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जिन स्थानों पर जितनी शक्ति और वेग के साथ जिन स्थलों पर जितनी शक्ति और वेग के साथ पशुओं को दिखाया गया है, लगभग उतनी ही शक्ति और वेग के साथ शिकारियों को भी दिखाया गया। शिकारियों को दंडधारी, खूंटीदार, दंडधारी, भालाधारी, बर्छाधारी, परशुधारी, त्रिशूलधारी, छुरिकाधारी, सडगधारी, ढाल और सडगधारी, धनुर्धारी आदि रूपों में दिखाया गया। अब आगे फिर देखेंगे कि वही क्षेत्र पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, मानिकपुर, बांदा,
इन क्षेत्रों में धनुर्धारी जो है धनुर्धारी चित्रण मिलता है, जिनमें धनुर्धारियों का सबसे अधिक चित्रण पंचमढ़ी में हुआ। रायगढ़ क्षेत्र में धनुर्धारियों का चित्रण नहीं पाया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि धनुर्धारियों का सर्वाधिक चित्रण किस स्थल पर या किस क्षेत्र में हुआ है? पंचमढ़ी में। साथ ही देखेंगे कि शिकारी जो हैं कहीं कहीं पर शिकारियों को घास फूस ओढ़कर या बल्कि एक घास फूस या पशुओं की खाल ओढ़कर प्राकृतिक वातावरण में छिपा हुआ रहस्यमय शिकारी के रूप में दिखाया गया। घास फूस या पशुओं की खाल ओढ़कर प्राकृतिक वातावरण में छिपा हुआ रहस्यमय शिकारी के रूप में दिखाया गया, जिससे उसका शिकार धोखा खा के खुद ही उसके पास आ जाए। और आप देखे होंगे इस तरह का दृश्य भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी से प्राप्त हुआ है। भोपाल के धर्मपुरी में एक रहस्यमय शिकारी का दृश्य मिला है, जो घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपा है, प्राकृतिक वातावरण में छिपा हुआ है, जिससे उसका शिकार हिरन धोखा खाकर खुद ही उसके पास चला आता है। आगे हम लोग देखेंगे जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, इनमें पशुओं के आखेट के दृश्य ही अधिक चित्रित है, पक्षियों के बहुत कम चित्रित है। स्वाभाविक भी है कि पशु भले ही अधिक ताकतवर हो, लेकिन पशु का शिकार आसान है। पक्षी कितनी भी कमजोर हो, उसका शिकार करना थोड़ा कठिन काम है। उसी के अनुरूप कि शिकार के दृश्यों में ज्यादातर पशुओं के शिकार के दृश्य ही चित्रित है। पक्षियों के शिकार के दृश्य बहुत कम मिलते हैं। पक्षियों में सर्वाधिक चित्रित पक्षी एकमात्र मोर है। मोर है। साथ ही ईगल, उल्लू, बत्तख, ईगल, उल्लू, बत्तख का चित्रण भी कहीं कहीं पर मिल जाता है। और आप देखेंगे आपके पंचमढ़ी में उगल, ईगल, उल्लू, बत्तख इन सबका चित्र मिला। अब फिर थोड़ा पीछे आ जाइए कि प्रागैतिहासिक मानव की मुख्य दिनचर्या क्या थी? बस पक्षियों को मारकर खाना, और जब मार लिए फिर भून के या कच्चे ही खा लिए, पेट भर गया, तब इसके बाद अगर उपलब्ध है, वैसे उनके पास उपलब्ध रहती थी, अगर उपलब्ध है मदिरा पान करना। अब पेट भर गया, दारू भी पी लिए, इसके बाद उल्लास में नाचना गाना। अब इतना सब करने के बाद जब थक जाएंगे तब या तो प्राकृतिक गुफा में घुस जाएंगे, और प्राकृतिक गुफा नहीं मिली पेड़ पे चढ़ जाएंगे, रात व्यतीत करें, सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू, शिकार पीछे भागना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो प्रागैतिहासिक चित्र है
उनमें सामूहिक नृत्य वादन, सामूहिक मदिरा पान के दृश्य भी चित्रित किए गए। अब नृत्य वादन कर रहे हैं, नृत्य तक तो ठीक है, जो भी डिस्को वगैरह करते रहे होंगे, लेकिन वादन जब कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप में कुछ न कुछ बजाते रहे होंगे। और प्रागैतिहासिक चित्रों में ढोलक, तुरी, तंतुवाद्य, ये 3 वाद्य यंत्र पाए गए हैं। ढोलक, तुरी, तंतुवाद्य, ये 3 वाद्य यंत्र चित्रित पाए गए हैं। इन सब से क्वेश्चन बनेंगे, क्या चित्रित है, यहाँ तो क्या चित्रित है, ये तो डायरेक्ट इसमें जैसे रहेगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा वाद्य यंत्र चित्रित नहीं है। तो ये 3 चित्रित है, इसके अलावा जो भी देंगे वो चित्रित नहीं है। जनरली नक्कारा देते हैं, नक्कारा नहीं चित्रित है, बाकी कुछ भी नक्कारा, इंजो उंजो जो भी कुछ दे दे लेटेस्ट जो है वो सब चित्रित नहीं है। अब आगे देखेंगे जो प्रागैतिहासिक मानव है, जो आपका प्रागैतिहासिक मानव है, इसकी दिनचर्या में मुख्य तो शिकार ही था, लेकिन शिकार के साथ साथ उसने कुछ पशुओं को पालतू भी बना लिया था। और ऐसे में प्रागैतिहासिक चित्रों में कुछ पशुओं का अंकन मानव परिवार के सहचर अर्थात पालतू पशुओं के रूप में भी हुआ। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इस तरह नहीं बनेगा जिस तरह हम बता रहे हैं। इस तरह से बनेगा कि निम्न में से कौन सा पशु प्रागैतिहासिक मानव का पालतू पशु नहीं था, या प्रागैतिहासिक मानव ने किस पशु को पालना आरंभ नहीं किया था। तो इसमें ध्यान देंगे कि जो थोड़ा सा जितने भी सभ्य टाइप के पशु हैं उन सब को प्रागैतिहासिक मानव ने पालतू बना लिया। आज जनरल वे में ये मत करिए जो शिकार उकार में तुरंत सब कुछ पालते हैं। तो सामान्य तौर पे जो आज पालतू पशु हैं ये सब उस काल में भी प्रागैतिहासिक पालतू पशु थे। और केवल बर्बर असभ्य जंगली जानवरों जैसे गैंडा, हिरण, बाकी छिपकली बिल्ली प्रजात वाले, व्याघ्र, चीता, शेर, ये सब मगरमच्छ, इन सबको नहीं पाले। बाकी सामान्य पशु जितने हैं सबको प्रागैतिहासिक मानव ने पालतू बना लिया था। खुनिया को देखिए, पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी पकड़ रहे, मतलब हाथी वगैरह को भी पालतू बना लिए थे। इसके अलावा देखेंगे कुछ चित्रों में, ये अभी प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पे सामाजिक विभेद नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ चित्रों में स्वामी
सेवक संबंध भी चित्रित पाया जाता है। स्वामी सेवक संबंध भी चित्रित पाया जाता है। कृष्ण जीवन से संबंधित दृश्य भी चित्रित है। कृष्ण जीवन से संबंधित दृश्य भी चित्रित है। और पहले तो ये जानेंगे यहाँ पे कृषि के अंतर्गत रखा किसे गया। तो कृषि के अंतर्गत, कृषि माने खेती तो रहेगी, विविध फसलों की खेती तो रहेगी, साथ ही पशुपालन भी कृषि में है, नौका विहार भी कृषि में है, बांस की गाड़ियां भी कृषि में। तो कृषि, पशुपालन, नौका विहार, बांस की गाड़ियां, ये सब यहाँ कृषि के अंतर्गत रखे गए हैं। अब देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों में जो है कृषक जीवन या कृषि जीवन से संबंधित चित्र भी हैं। आपके मिर्जापुर में, होशंगाबाद में, मिर्जापुर में, होशंगाबाद में, रायगढ़ में, इधर मानिकपुर बांदा में, यहाँ सब कृषि जीवन संबंधित, बाकी छोटे स्थलों में मोरी या मंदसौर मोरी में कृषि जीवन संबंधित चित्र पाए गए। साथ ही प्रागैतिहासिक चित्रों को देखेंगे तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है, प्रागैतिहासिक चित्र जो है उनमें ज्यामितीय प्रतीकों, वही त्रिकोण, चतुष्कोण, स्वास्तिक आदि को भी चित्रित किया गया। आगे देखेंगे जो प्रागैतिहासिक मानव ने चित्र बनाए हैं, चित्र बनाए, इन चित्रों की प्रेरणा जो रही है वो प्रकृत रही है, प्रकृत रही है। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्रकृत रही है, मतलब प्रकृति या इस सृष्टि में जो कुछ देखे वही सब वो बनाए हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रकृति या प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण नगण्य है। फिर यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। दोनों प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा क्या थी? प्रकृति। अगला प्रश्न रहेगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों में इसका चित्रण नहीं हुआ है, तो प्रकृति और प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जानेंगे प्रागैतिहासिक मानव ने जो चित्र बनाए हैं, चित्र बनाए, तो उनके चित्र बनाने का कारण अलंकरण, चित्रण, वर्णन, अलंकरण, चित्रण, वर्णन सब कुछ रहा होगा। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। प्रागैतिहासिक मानव ने जो चित्र बनाए हैं वो जिस तरह देंगे उसका कारण, या इस तरह देंगे प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था। अलग अलग विकल्प बना देंगे, अलंकरण, चित्रण, वर्णन, फिर कर देंगे उपर्युक्त सभी। ये हो गई प्रागैतिहासिक चित्रकला की
विषय वस्तु या प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय, जहां तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलें। नौका विहार मतलब नाव में बैठ के और नदी में तालाब में जहां हो टहलिए, ये नहीं है क्या बचपन में किए जरूर होंगे। अरे कभी गांव के तालाब में जलकुंभी जान रहे हैं, जलकुंभी सब इकट्ठा करके एक पे रख के उस पे बैठ के तालाब में घूमे नहीं, घूमे जरूर होंगे। अगर घूमे नहीं तब आप लोग बड़े सभ्य कल्चर वाले हैं। हम लोगों के समय में सब खूब होता था। ये अलग है बाद में पकड़े गए खोजने में तो घर पे बढ़िया पिटाई हुई लेकिन दो चार बच्चे अपना है तो जलकुंभी जो तालाब में है, तो होता क्या है, जो मछली मारने वाले होते हैं तो जलकुंभी को खींचते हैं तो उसकी जड़ों मछली पकड़ते हैं, वो किनारे फेंकते, वो सूखी रहती है, सब जुट के वही जलकुंभी इकट्ठे तालाब में बहुत सारी फेंक दी, मोटी लेयर बन गई। हाँ, फिर उसी पे बैठ के आराम से पानी ऐसे करके जो है तालाब में तैरते। वही कह रहे हैं आप लोग काफी सभ्य कल्चर वाले थे, हम लोगों के समय में सब बहुत कुछ होता। उसका मेन कारण है कि नहीं, उसका कारण क्या है, इधर लोग जो है शिक्षा वगैरह का महत्व ज्यादा स्वीकार करने लगे और सब लोग बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देने लगे। स्कूल जाए जरूरी है। अब तो गांव गांव में लगभग कॉन्वेंट वगैरह खुल गए। हम लोगों के समय केवल प्राइमरी था, हो सकता बड़े शहरों में रहे होंगे कॉन्वेंट वगैरह, लेकिन गांव के स्तर पे केवल प्राइमरी था। और घर वालों को कोई बहुत मतलब नहीं होता था पढ़ने गए कि नहीं गए। पढ़ने गए, पता लगेगा कि बीच में रास्ते में कोई बाघ पड़ रही और सब, फिर स्कूल, पूरा दिन वही बाग में। तो जब छुट्टी हुई सब वापस आ रहे हैं, फिर अपना झोला बस्ता उठा के घर। तो बदमाशी खूब होती थी। तो उसमें जब भी छुट्टी है तो कोई घर पे थोड़े रहता था, या आम का सीजन है कहीं इस बार, लू से कोई मतलब नहीं था, घूमते रहते थे। या गांव का तालाब है, उसी में चार छह लोग पहुंचे हैं, मतलब इधर मई जून में ऊपर का पानी एकदम गर्म रहेगा, चले, और उसी में सब तैर रहे हैं, कूद रहे। आप लोग कुछ एक बीमार हो जाए। एक तरफ पानी बहुत टेम्परेचर हाई रहता, नीचे वाला ठंडा रहता, तो उस समय हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगे पढ़ने उड़ने पे, इसलिए उस तरह नहीं अवसर मिलता। तो ये सब बहुत था। आगे जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को तो जब विधि बताए तब काहे नहीं, इतनी देर बाद याद आ रहा। जहाँ पढ़ा जाए वहीं पूछा करिए, तुम कुछ कह देंगे तभी आपको आड़ लगेगा। जहाँ कोई भी शब्द टर्म ना समझ में तो वहां पे पूछ लिया करिए। क्षेपांकन पद्धत, तैल रंग में कोई दिक्कत नहीं, चर्बी में रंग घोल रहे हैं, चर्बी मतलब तेल। क्षेपांकन पद्धत का मतलब है आपा चित्र, छापा चित्र। अब जो प्रागैतिहासिक मानव है छापा चित्र, तो प्रागैतिहासिक मानव जो है वहां पे छापा चित्र का मतलब हुआ कि ये मशीनरी छपाई वगैरह नहीं जो आज छपाई होती। अब जैसे कल्पना करिए चर्बी में वो रंग घोल रहा, और वही गेरू वगैरह उसके रंग है। गेरू कोयला सबको पहले बारीक पीसेगा, बुरादा बनाएगा,
फिर चर्बी में घोलेगा। चर्बी लगा है इसलिए जल्दी से हाथ छूटेगा नहीं, धुल लेगा तुरंत छूट जाएगा। तो रंग लगाने के बाद कई तरीके हैं, जैसे चर्बी वगैरह लगी है खूब तो पास में घास फूस है उसमें आदमी हाथ रगड़ेगा तो काफी छूट जाए। और ये भी संभव कैसे खूब लगा है और वही गुफा वगैरह में बैठा है तो जो गुफा की दीवार है 4-4-10 जगह इसे छप छप मार दे, क्यों मारेगा, छप छप की आवाज आएगी, इसीलिए ये छापा चित्र है। और इस चित्र को कहेंगे क्षेपांकन पद्धति से बनाया गया है। और इसी बेस पर जो देखेंगे अब तो सब प्रेस लिखा जाता है, नहीं पुराने प्रेस जो रहेंगे उसमें लिखा जाता छापा खाना। तो छापा खाना नाम के पीछे कारण ही यही था, वो कलर लग करके जब आता था एक प्रत छापने यूं गिरेगा छप, फिर छप बोलेगा तो उसका नाम छापा खाना पड़ा। तो इसी तरह के चित्र जो हैं, जैसे कलर वगैरह हाथ में लगा है ऐसे 4-6 जगह मार दिया, ये क्षेपांकन पद्धति के चित्र है। स्प्रे पेंटिंग ये भी प्रागैतिहासिक चित्रों में मिलेंगे, अपवाद सही, लेकिन हुए हैं या ना भी हुए हों तो तर्कतः मान लिया जाएगा कि स्प्रे पेंटिंग का भी प्रयोग किया गया होगा। स्प्रे पेंटिंग तो जान ही रहे हैं कि कलर और हवा एयर दोनों एक साथ मिश्रित करके पेंटिंग की जाती है। अब प्रागैतिहासिक मानो है, कल्पना करिए शिकार पे टोटली आश्रित, कृषि है तो नगण्य टाइप में है और जरूरी नहीं है कि आज की तरह मीट ऊट शिकार करे फिर घर लाए धो वो बढ़िया बनाए भूने रोस्ट करे जैसे भी अपना खाए। वो जो है ये भी संभव है, शिकार मिला वहीं पर जहां मिला लकड़ी उकड़ी मिली जला वला के भून के खा, और ये भी जरूरी नहीं भून के ही खाए, ज्यादा भूख भूख लगी है तो कच्चे खा लेगा। अब कल्पना करिए जैसे कोई छोटा शिकार, कोई बहुत भूखा है मानो और दौड़ाया मारा एक पत्थर, छोटा सा जानवर जैसे खरगोश गिर गए, भूख ज्यादा लगी, जैसे गिरा वो मरने थोड़े ही गए वो तुरंत काटना शुरू खाना शुरू कर दिया। और जब वो एकदम जिंदा जानवर में कट मारा तो उसका मुंह खून से भर गया, और जब खून से भर गया तो क्या, अब वो खून जो है हवा के साथ निकलेगा। अब इस तरह कहीं चट्टान की सतह वगैरह पे पड़ा होगा उसे स्प्रे पेंटिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। जल रंग भी नहीं हुआ, लेकिन सामान्य चीज है कि कलर को पानी में घोल लिए हो, तो यह भी संभव है कि जल रंग भी चित्रण किया गया होगा। तो ये सारी विधियां संभव, अभी जैसे कहते हैं वास पद्धति, वास पद्धति इसको कहेंगे नहीं हुआ, कारण वास पद्धति थोड़ा जटिल तकनीक है। चित्र में कलर लगाएंगे, फिर चित्र को पानी में डालेंगे, फिर निकालेंगे, जहां रंग ज्यादा हल्का हो गया फिर रंग लगाएंगे, फिर पानी में डालेंगे, और ये कम से कम 3 बार करें। ये ताम झाम प्रागैतिहासिक मानो नहीं करेगा। और इसी तरह एक्रेलिक रंग, ये लेटेस्ट आधुनिक युग की खोज है तो उसका भी प्रयोग संभव नहीं है। धातुओं के रंग ये भी बाद के आधुनिक युग के ही है, 18वीं सदी के आसपास के, तो इन सब का प्रयोग नहीं होगा। बाकी जो संभव है उन सब विधियों का प्रयोग हुआ। कुछ भी और कहीं पूछना है किसी
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताएं। प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताएं हम लोगों की टॉपिक है। तो आप देखेंगे जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं इनमें प्रतीकात्मकता और कर्मिक विकास, प्रतीकात्मकता और कर्मिक विचार दृष्टिगोचर होता। अगली विशेषता कि प्रेरणा तो इनकी प्रकृत रही है, लेकिन प्रकृत या प्राकृतिक आपदाओं का चित्र नहीं हुआ। अगली विशेषता चित्र जो है अति सूक्ष्मता से बनाए गए, अति सूक्ष्मता से बनाए गए हैं। कहीं कहीं पर केवल 4 आड़ी तिरछी रेखाएं खींच कर ही मानो आकृत बनाने का प्रयास किया गया है। चित्र असन्नत और सरल है, लेकिन सजीव और गतिशील है। असन्नत और सरल है, लेकिन सजीव और गतिशील है। कम रेखाओं में भी सजीवता और गतिशीलता का भाव प्रदर्शन प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषता है। आगे देखेंगे जो चित्र है उनमें रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है। इसलिए प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र कहना पूरी तरह से उचित है। आगे देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक चित्र है, प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनमें लाल, पीला, काला, सफेद, लाल, पीला, काला और सफेद रंगों का प्रयोग हुआ। अपवाद स्वरूप भीमबेटका में हरे रंग का प्रयोग किया गया, लेकिन वो अपवाद मात्र है। जनरली पूछे प्रागैतिहासिक चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो लाल, पीला, काला और सफेद। इनमें से लाल रंग जो है ये गेरू से, हिरौजी से, राम रज से बनाया गया। गेरू सबको क्लियर ही है। और सभी रंगों में प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक गेरुए लाल रंग का, मतलब गेरू से बने लाल रंग का प्रयोग हुआ। ये क्वेश्चन फिर महत्वपूर्ण है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का अधिक प्रयोग है, गेरुए रंग का या कहिए गेरू का। हिरौजी जो है, हिरौजी ये लाल मुलायम पत्थर होता है और इसे सिलबट्टे वगैरह पर पीस कर लाल रंग बनाते हैं। राम रज ये लाल रंग के कण होते या कहिए लाल कलर की धूल होती,
और जहां पे लाल बलुए पत्थर की पहाड़ियां होंगी, लाल बलुए पत्थर की जहां पे पहाड़ियां होंगी, वहां पे पहाड़ियों की तलहटी में ये जमा मिले। वह तुम बारिश हाथ से पहाड़ियों में धीरे धीरे घिसाव होगा और घिस कर जो वो कटेंगी वही तलहटी में जमा होगा। तो राम रज, ये लाल रंग के कण या लाल धूल है जो लाल बलुए पत्थर की पहाड़ियों की तलहटी में जमा पाया जाएगा। पीला रंग, ये लोग प्यौड़ी, प्यौड़ी मतलब पीली मिट्टी से बनाते थे। काला रंग कोयला से बनाते थे। संभव है काजल, काजल मतलब कालिक से भी बनाते रहे होंगे। सफेद रंग चूना पत्थर अथवा अड़िया से बनाते थे। और ये रंग जो है लाल पीला काला सफेद, ये खनिज रंग है। और प्रागैतिहासिक चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। संभव है कि रासायनिक और वनस्पतिक का भी प्रयोग हुआ होगा, लेकिन हुआ किसका है? खनिज का। इसलिए जो काजल है, काजल माने काली के रासायनिक रंग की श्रेणी में आ जाएगी। और संभव है कि कहीं पर वो वृक्ष की पत्तियां पकड़ के रगड़ दिया हो, तो ये सब संभव है। तो प्रयोग हुआ है खनिज रंगों का, लेकिन संभव को रासायनिक वनस्पतिक इन सब रंगों का भी प्रयोग किया होगा। एक दो टिप्पणी जान लीजिए। एक नाम है सेल्डन, चीने, सेल्डन चीने। और सेल्डन चीने जो है, इनके अनुसार, सेल्डन चीने के अनुसार आदिम कलाकार, आदिम कलाकार माने वही प्रागैतिहासिक कलाकार, बाल कलाकार और तत्कालीन कला, कला का बाल पंथी। आदिम कलाकार बाल कलाकार था और तत्कालीन कला, कला का बाल पंथी। ये सेल्डन चीने का मानना है। दूसरी टिप्पणी, प्रागैतिहासिक मानव जो है उसने चित्रों में अपने भावों को सरलतम रूपों तथा ज्यामिति आकारों में व्यक्त किया। अपने भावों को सरलतम रूपों और ज्यामिति भावों में व्यक्त किया। तीसरे जानेंगे कि जहां पे हम लोग पढ़ रहे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के पास सूचना पहुंचाने के सामान्य माध्यम नहीं थे, सामान्य माध्यम नहीं थे। अब पता लगा कि यहाँ पर हम हैं, या समूह भी बना लिए, 10-5 लोग हैं और
लेकिन ये जरूरी नहीं कल यहीं रहे, कल कहीं और रहेंगे, परसों कहीं और भाग जाएंगे। और भी टोलियां जो हमारी हैं पता नहीं कहाँ है। उन टोलियों को ये पता चले, अगर कभी यहाँ पहुंचे, यहाँ पर वो लोग रुके थे, कुछ दिन थे, इन सब के लिए ये जो चित्र आज इन लोगों ने बनाया, और जो ये चित्र बने हैं वो खोद कर रेखा बना के बनाए गए, जिनको कहेंगे पेट्रोग्लिफ। जो खोद करके रेखा चित्र आदि बनाए गए हैं, उनको कहें पेट्रोग्लिफ। और यही पेट्रोग्लिफ सूचना भेजने के प्राचीनतम स्रोत या साधन है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि पेट्रोग्लिफ इस तरह बना देंगे कि मानव के द्वारा सूचना भेजने का प्राचीनतम साधन क्या था? पेट्रोग्लिफ। और पेट्रोग्लिफ का मतलब, ये पॉइंट लिखिए नोट्स में नहीं, बाकी चीजें सब है, पेट्रोग्लिफ लिख लीजिए कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा सूचना भेजने का माध्यम पेट्रोग्लिफ था। अब यही चीज दूसरे ढंग से आ जाएगा क्वेश्चन में कि मानव द्वारा सूचना भेजने का प्राचीनतम साधन या माध्यम क्या था? पेट्रोग्लिफ। और हमारी तरफ से प्रागैतिहासिक चित्रकला जो सिलेबस की पहली टॉपिक थी, समाप्त हुई। यहाँ तक किसी को कुछ भी कहीं भी पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर लिया जाए, तब आगे चले। क्या क्या चीज? अब वो क्वेश्चन मिले तब हो। अब बाकी बता रहे ये दे जानेंगे कि जो प्रागैतिहासिक मानव है वो प्रकृति में प्राप्त, बल्कि ये कि प्रकृति में जमीन पर आसानी से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया। तो प्रकृति में है तो सब प्राकृतिक रंग हो गए, वहां के खनिज प्रयोग किया जमीन पर प्राप्त। ऐसा नहीं कि वो खुदाई करके खान से निकाला, जमीन पर प्राप्त रंग है। और बाकी वो खनिज है, गेरू, खड़िया, चूना, पत्थर आदि। अब बाकी क्वेश्चन जैसा हो देखा जाए, तब उस पर विचार किया जाए। हाँ, वहाँ एक समस्या आ सकती है, वो कह दे खनिज रंग, मिट्टी के रंग। हाँ, तो हल करते हैं लोग मिट्टी के रंग, लेकिन हम खनिज ही कराते हैं, वो हल को गलत काट देते हैं। इसलिए इनके रंग क्या? चूना पत्थर, चूना पत्थर खनिज की श्रेणी में आता है। कोयला, कोयला भी खनिज की श्रेणी में आता है। गेरू खनिज में आएगा, प्योड़ी मिट्टी में आएगा। तो उनमें भी ज्यादातर उसने खनिज को ही रंग के रूप में प्रयोग किया है, वही जमीन पर प्राप्त रंगों। कुछ भी और कहीं पूछना है किसी को? कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना हो
अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी सैंधो सभ्यता, लेकिन उसके पहले कल टेस्ट होगा, कल टेस्ट रहेगा। अगले टर्न पर हम लोग सैंधो सभ्यता देखेंगे। और सैंधो सभ्यता को आज हम शुरू नहीं करेंगे, नई टॉपिक अभी कल टेस्ट है तो परसों ही शुरू होगा। और आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है, इसलिए आप लोग कुछ क्वेश्चन ही बता दें। चलिए आप ही बताएंगे, एकदम सरल क्वेश्चन बताना है। भारत वर्ष में सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र किस पशु का पाया गया, कहां से मिला है? हाँ, जावरा से पड़ेगा, भोपाल क्षेत्र में जावरा से मिला, 3.5 मीटर लंबा है, जंगली भैंसे का चित्र है और इसे गेरू से बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? आप बताएंगे। आपको बताना है किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मोर पक्षी का बड़ा सा चित्र मिला। हाँ, लेकिन दूसरे क्वेश्चन मत बोला करिए, होशंगाबाद ही है। होशंगाबाद में आदमगढ़ नामक स्थान पर मिला है। चलिए अगला आप बताएंगे। आप तो आज पहले दिन लग रहा है आ रहे। आपको बताना है मिर्जापुर क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट प्रागैतिहासिक चित्र कौन सा है? वो पीछे पूछ रहे हैं, आपसे नहीं। मिर्जापुर क्षेत्र में प्राप्त सबसे सुंदर या सबसे उत्कृष्ट प्रागैतिहासिक चित्र कौन सा है? रिपीट नहीं कर रहे हैं क्या? जंगली बल्कि ये कि सुअर का शिकार या घायल सुअर का चित्र, वही सुअर के आखेट या सुअर के शिकार वाला दृश्य, जिसे एच ब्रॉडरिक ने अपनी पुस्तक प्री स्टोरी पेंटिंग के 3 प्रमुख दृश्यों में से एक माना है। चलिए अगला आप बताएंगे। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन रहेगा। नहीं नहीं, आप आपको बताना है। नहीं, जैसे जो कुछ पढ़ा है नहीं उसी अनुसार क्वेश्चन रहता है ना। तो आपको बताना है पर्सी ब्राउन किसके साथ 1915 में सिंघनपुर के चित्रों को देखने गए थे? सही है, एंडरसन के साथ 1915 में सिंघनपुर के चित्रों को देखने गए थे पर्सी ब्राउन, और आगे 1917 में वहां पे कार्य वगैरह भी किए थे। अगला आप बताएंगे। आपको बताना है आर्कनौली, आर्कनौली किस राज्य का या कहां का प्रागैतिहासिक स्थल है? चलिए दो बता दें, ससपाल और आर्कनौली, ये दोनों कहाँ के हैं? कहाँ के? लद्दाख। लद्दाख माने पुरानी किताब में तो कश्मीर लिखा होगा, कश्मीर लद्दाख, लेकिन अब लद्दाख प्रांत है। तो लद्दाख के निचले भाग के 9 पाषाणिक स्थल है जहाँ पे कुछ चित्रकारी वगैरह के साथ मिले हैं।
अगला प्रश्न रहेगा, और अगला प्रश्न आप लोगों का रहेगा, मानव की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ, मानव की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कपि मानव का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिला है? नीलम। 1 मिनट, फिर एक टाइम है, फिर से सोच के बताइए, गलत है। मानव की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कपि मानव, वहीं से मत्स्य कन्या मिली है। वहीं से एक लंबी सी सुरंग नुमा गुफा में पशुओं का बहुतायत अंकन मिला है। सिंघनपुर। मानव की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कवि मानव, सिंघनपुर से। चलिए अगला बताएंगी किरण। वाद्य यंत्र बजाता हुआ महाकपि, खूब बड़ा सा बंदर जो वाद्य यंत्र बजा रहा, कहां से मिला? याद था कैसे? तुक्का मारी है, सही बता रही है, बता सही रही है, पंचमढ़ी से। अगला क्वेश्चन है, आयताकार शरीर युक्त मानव युगल, आयताकार शरीर युक्त मानव युगल किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिला है? आप बताएंगे। उसके पीछे पंचमढ़ी से है। आयताकार शरीर युक्त मानव युगल जो है पंचमढ़ी से है। अगला क्वेश्चन रहेगा, माता व शिशु का लोक नृत्य, माँ व शिशु का लोक नृत्य कहाँ से मिला है? राधिका जी बताइए तो। लिखुनिया में है, लिखुनिया में है। माता शिशु का लोक नृत्य, मोर पक्षी पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ना, नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, ये चारों दृश्य लिखुनिया में। चलिए अगला आप बताएंगे। आपको बताना है, कहाँ से प्राप्त एक गुफा के सुसज्जित द्वार पर बैठा चोचदार आदमी दिखाया गया है, और माना जा रहा कि वो गुफा तंत्र मंत्रशाला और चोच वाला आदमी तांत्रिक रहा होगा। उत्तर प्रदेश में है। सरहद, सरहद में मिला है। एक ये है, और एक गेरू से बने 3 घोड़े या 3 अक्ष। अगला प्रश्न सबसे पीछे आप बताएं, किस प्रागैतिहासिक स्थल पर 3 धनुर्धारियों को एक हाथ में डंडा लिए दूसरे हाथ से अपने घोड़ों की लगाम पकड़े एक ही दिशा में पैदल चलते हुए चित्र प्राप्त हुआ? चलिए आप ही बता दीजिए, कहां से?
मालवा कहाँ पर है? तो मालवा पश्चिमी मध्य प्रदेश लग रहा है, वहां से मलवा से याद है आपको, लेकिन बोलने में गड़बड़ कर। मालवा मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश, मलवा मतलब ये फतेहपुर कानपुर के वाला, मलवा से सही है। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस स्थान से रहस्यमय शिकारी का चित्र मिला है? सबसे पीछे आप, धर्मपुरी, धर्मपुरी किस क्षेत्र में है? भोपाल, भोपाल क्षेत्र में है धर्मपुरी। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, कल इस टॉपिक पे टेस्ट रहेगा।